हाँ बच्चों, तो अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब उसके अंडर में हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, 4 टाइप के एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला होता है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। दूसरा होता है कोवैलेंट रेडियस, है ना। और दूसरा होता है आपका वैंडरवाल रेडियस। वैंडरवाल, ठीक ना। और तीसरा होता है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस। और फोर्थ जो है ये होता है आयोनिक रेडियस, ठीक ना। ये चीज है। तो आप लोग ये चारों रेडियस के बारे में पढ़ोगे। पहला हेडिंग डाल दीजिएगा कोवैलेंट रेडियस। पहला हेडिंग कोवैलेंट रेडियस, ठीक ना। कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोवैलेंट रेडियस में थोड़ा सा बच्चों फास्ट चलेंगे आज हम लोग। कोवैलेंट रेडियस में आप दो, मतलब यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा 2 कॉलम में। पहले वाले कॉलम में आपको लिखना है होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक। और दूसरा है हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक, 2 चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। होमो एटॉमिक का मतलब दोनों ही सेम एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में Cl2 है, ठीक ना। Cl2 मान लीजिए कि आपके पास में कोई A2 टाइप का मॉलिक्यूल है, A2। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना। यहाँ पर इस पहले वाले का न्यूक्लियस ये है, दूसरे वाले का न्यूक्लियस ये है। ऐसा समझिए कि ये भी A है, ये वाला भी A है, ठीक ना। इसको हम लोग बोलेंगे होमो एटॉमिक। अब ध्यान दीजिएगा, हेटेरो एटॉमिक की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, मान लीजिए ये है, दूसरा वाला मान लीजिए ये है, ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पर बच्चों ये प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बी, इस तरीके से। अब अगर मान लीजिए पहले वाले का, मान लीजिए पहले वाले केस में न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कि डी ए है। दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस डी ए है, ठीक ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाला जो है यहां पर ये, यहां पर हम लोग बोलते हैं बच्चों डी ए बी, है ना, ऐसे डी ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले केस में अगर आपको लिखना होगा ना कि कोवैलेंट रेडियस क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, ठीक ना। तो कोवैलेंट रेडियस क्या लिखोगे? डी ए डिवाइडेड बाई 2। यहां पर डी ए डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे, कोवैलेंट रेडियस ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले केस में बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरे वाले में लिखेंगे हम लोग कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस ये हो जाएगा डी ए बी, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर डी ए बी थोड़ा सा अलग होता है। डी ए बी क्या होता है मैं बता रहा हूं। देखिए, डी ए बी निकालने का तरीका होता है डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक ना। अच्छा, इसको बच्चों जो ये फॉर्मूला लिखा हूं ना मैं, इसको बोलते हैं लोग स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन। एस टी ई स्टीवेंसन एंड शोमेकर, एस सी एच ओ, ठीक ना, शोमेकर, एम ए के ई आर, एम ए के ई आर। ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए एक्स ए और एक्स बी जो है ना, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ध्यान दीजिएगा, एक्स ए एंड एक्स बी ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विल डिस्कस, मतलब हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। यहाँ पर देखिए DAA, अब देखो कि यहाँ पर XA और XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा होमोएटॉमिक के लिए। यानी आप क्या लिख सकते हो, DAA इट विल बी इक्वल टू RA प्लस RB, ठीक ना, ये चीज है। तो दोनों में होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक में कोवेलेंट रेडियस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर होमोएटॉमिक रहेगा तो DAB प्लस DAA विल बी इक्वल टू RA प्लस RB, यानी दोनों का रेडियस डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर मान लीजिए हेटेरोएटॉमिक है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो बच्चों इसको लिखिए, कुछ डाउट आता है तो पूछिए जल्दी से। याद रखेंगे बच्चों, ये जेई मेन वगैरह में ना कहीं कहीं पर किसी किसी पॉइंट में आ जाता है कि स्टीवेंसन सोमेकर इक्वेशन क्या है, या फिर समझ लो ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। सर यहाँ पर गामा ए और गामा बी क्या है? गामा ए गामा बी नहीं है, आर ए आर बी है। ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस ऑफ ए एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ बी। सर डी ए जो है वो आर ए प्लस आर बी होगा। हाँ बोलो बोलो। डी ए जो है वो आर ए प्लस आर बी बाई 2 होगा और डी ए आर ए प्लस आर बी होगा। नहीं, DAA जो होगा ना RA प्लस RB होगा, और कोवेलेंट रेडियस लिखेंगे ना तब जाकर के हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सर XA और XB क्या है? होमोएटॉमिक में RA प्लस RB, मतलब RB कहाँ से आया होमोएटॉमिक में? अरे सॉरी 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 सॉरी, मतलब ये मान लीजिए, ठीक है, वही RA RA आ गया, ठीक ना, ये चीज है RA RA, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, एक मिनट ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर बी ही लिख दीजिए, बी लिख दीजिए और लिख दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू B, है ना, ये है, ठीक ना, अब सही रहेगा ये, ठीक है। सर XA और XB क्या है? XA XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, XA एंड XB आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये और कुछ डाउट बच्चों हो तो बताइए। सर हेटेरोएटॉमिक में कोवेलेंट रेडियस किसका निकालेंगे, ए का या फिर बी का? जो कोवेलेंट रेडियस होता है ना, ये मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का ही कोवेलेंट रेडियस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि किसी एक पार्टिकुलर एटम में, एक्चुअली देखो मैं बता रहा हूं कि एक मिनट थोड़ा सा मेरे को बताने दीजिए। जैसे क्या था ना कि जैसे एटम होता है ना, एटम में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, एटम का रेडियस एग्जैक्टली लिखने में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे मान लीजिए, पहली बात तो ये है कि एटॉमिक फॉर्म जो होता है बहुत सारे एलिमेंट का काफी अनस्टेबल होता है, तो इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक ना। एटॉमिक फॉर्म नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक ना, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म है और ये बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक ना। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हैं जो एटॉमिक फॉर्म में काफी अनस्टेबल होते हैं, ठीक ना। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरी बात ये होती है कि जैसे एटम का जो पाथ होता है ना, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ऐसे इस तरीके से मूव करता है ना, इस तरीके से मूव करता है। तो अब इसमें भाई थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कौन सा हम लोग लेंगे, समझ रहे हो ना। एक तो डिस्टेंस ये है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है, तो इसके भी कैलकुलेशन में काफी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो डिफरेंट टाइप की रेडियस डिफाइन की गई, उसमें से कोवेलेंट रेडियस है, मेटेलिक रेडियस है, ठीक है। दो पैन हाँ सर। ये है। ठीक ना, तो ये हो गया बच्चों, आप लोग लिख लिए ना इसको। अगला लिख लीजिएगा मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ध्यान दीजिएगा बच्चों।
मेटेलिक रेडियस ना, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे NaCl वगैरह का स्ट्रक्चर, तो ध्यान दीजिएगा NaCl का तो नहीं, कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर देखिए, जैसे मान लीजिए आयरन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए इस तरीके से जो एटम होते हैं ना, एक दूसरे से एकदम क्लोज में होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है और ये आपस में ओवरलैप भी नहीं करते हैं। जैसे कोवेलेंट वाले में क्या था, ओवरलैप कर रहे थे, यहाँ पर ओवरलैप नहीं होता है, यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये मेटल मान लीजिए है इस तरीके से अरेंज, ठीक ना, ये मेटल्स हैं, ठीक ना। तो आपको जब लिखना होगा मेटेलिक रेडियस, तो आप लिखोगे आर मेटेलिक इट विल बी, अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं, ठीक ना, ये d, तो ये d/2 जो आ जाएगा ना, ये मेटेलिक रेडियस हो जाएगा, ठीक ना। इसको लिख लीजिएगा भाई, मेटेलिक रेडियस। अब इसमें एक पॉइंट बच्चों लिख लीजिएगा कि इट इज डिफाइंड as half of the distance between two nearest atom in closely packed metallic lattice, ठीक ना, क्लोजली पैक्ड मेटेलिक लैटिस, ठीक ना। तो इस तरीके से होता है भाई, ठीक ना, ये हो गया भाई। अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड इन लाइन चेंज करके लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक ना, ये सॉलिड स्टेट में डिफाइंड होता है। अब आगे लिख लीजिएगा बच्चों, वैंडरवाल रेडियस, ठीक ना। अब वैंडरवाल रेडियस, पहले इसके बारे में स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसके बारे में स्टेटमेंट लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज half of the internuclear distance between two nearest molecule in non-bonded state, ठीक ना। नॉन बॉन्डेड स्टेट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं वैंडरवाल रेडियस। अब ध्यान दीजिएगा भाई, मैं वैंडरवाल रेडियस बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैंडरवाल रेडियस ऑफ Cl2 का वैंडरवाल रेडियस क्या होगा। तो पहले आप Cl2 का क्या करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। देखो मैंने इस Cl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू किया, ये देखिए Cl2 हो गया। अब मैं दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ये ऐसे। देखो वैंडरवाल फोर्सेज जो होते हैं ना, ये काफी वीक फोर्सेज होते हैं, ठीक ना। आप लिख लीजिएगा भाई, वैंडरवाल फोर्सेज आर वीक फोर्सेज, वैंडरवाल फोर्सेज आर वीक फोर्सेज। केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर न्यूक्लियस ऐसे, यहां पर भी ये न्यूक्लियस है, यहां पर ऐसे। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग d बोलते हैं, और ये जो d/2 होती है ना,
ये होती है आर कोवेलेंट, ये आर कोवेलेंट होती है, समझ गए, ये कोवेलेंट रेडियस ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अगर आपसे वैन डर वाल रेडियस पूछेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, ऐसे करके यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। अब ध्यान दीजिएगा ये जो d/2 आएगा, d/2 ये आ जाएगा, मान लीजिए इसको d डैश बोल देते हैं, तो d'/2 इट विल बी आर वैन डर वाल, ये हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस ऑफ Cl2, समझ गए, बोलिए भाई। हाँ सर। ये है वैन डर वाल रेडियस ऑफ Cl2, लिख लीजिएगा बच्चों इसको। हाँ सर हो गया। हो गया। अब इसमें 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके नीचे कि वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड, वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड, वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड only for solid state, ओनली इन लिखिएगा, फॉर मत लिखिए, ओनली इन सॉलिड स्टेट। जैसे मान लीजिए Cl2 का आपको करना है ना वैन डर वाल रेडियस निकालना है, तो पहले Cl2 को क्या करोगे आप, लिक्विफाई करोगे, और लिक्विफाई करने के बाद में उसके बीच में डिस्टेंस मेजर करो, सॉरी सॉलिडिफाई करोगे, सॉलिडिफाई करने के बाद में उनके बीच में डिस्टेंस क्या करोगे, मेजर करोगे, और उसके बाद में डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल लोगे। तो सॉलिड स्टेट में ही डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि हीलियम का बताइए, हीलियम का वैन डर वाल रेडियस, ठीक ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये है, ध्यान दीजिएगा 2 हीलियम है, ठीक ना, तो यहाँ पर ये हीलियम हो गया, यहाँ पर ये हीलियम हो गया, ठीक ना, यहाँ पर ये न्यूक्लियस ऐसे करके, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगी ना, ये मान लीजिए डी हो गई, ठीक है, तो ये डी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर d/2 आ जाएगा, इट विल बी आर कोवेलेंट ऑफ हीलियम, आर वैन डर वाल ऑफ हीलियम, ठीक ना, ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा हीलियम को, ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट होता है हीलियम को सॉलिडिफाई करना, लेकिन सॉलिडिफाई करके ही निकालोगे, ठीक ना, ये चीज है। तो ये है भाई, तो वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड ओनली इन सॉलिड स्टेट। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वैन डर वाल रेडियस इज नॉट एप्लीकेबल, वैन डर वाल रेडियस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल, नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल, ठीक है, क्योंकि उनमें वैन डर वाल फोर्सेज होते ही नहीं है मेटल्स में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भाई, फॉर नोबल गैसेस, फॉर नोबल गैसेस only van der Waal radius is defined, for noble gases only van der Waal radius is defined, ठीक ना। सर सिर्फ सॉलिड स्टेट में होता है तो? और लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था भाई, फॉर नोबल गैसेस ओनली वैन डर वाल रेडियस इज डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों, वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन, वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन covalent radius, covalent radius as well as metallic radius, as well as metallic radius, because सर एक बार रिपीट करेंगे ये वाला पॉइंट? van der Waal radius is greater than, van der Waal radius is greater than covalent radius as well as metallic radius,
metallic radius, because van der Waal force of attraction, because van der Waal force of attraction is weaker than covalent bond, is weaker than covalent bond. ठीक ना, ये चीज है। ठीक ना, ये चीज है भाई। अच्छा बच्चों, सम टाइम यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाई van der Waal radius of chlorine in HCl molecule. What do you mean by van der Waal radius of chlorine in HCl molecule? ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये जो सारे मेथड्स है ना, ये जो मेथड्स बताए गए हैं, ये मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन किए गए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जरूर यहाँ पर। जैसे हमारे पास में HCl है, अब इस HCl में क्लोरीन का वैन डर वाल रेडियस आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूं, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया आपका क्लोरीन, ऐसे, ठीक ना। आपने क्या किया, HCl को सॉलिडिफाई किया। तो HCl को जब आप सॉलिडिफाई करोगे ना, तो आपको ऐसे HCl के बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। जैसे मान लो ये यहाँ पर ये HCl फिर से आ गया, एक मिनट, ये है, ऐसे करके ये चीज हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं दूसरा भी बना रहा हूं, ऐसे छोड़िए, ऐसे ही बना देते हैं, ये हो गया। अब यहां पर ऐसे ध्यान दीजिएगा, एक ठो और बनाते हैं, यहां पर ये है, ध्यान से देखिएगा भाई कि यहां पर आपका HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या होता है कि अगर आपको बोला गया वैन डर वाल रेडियस ऑफ क्लोरीन इन HCl, तो ध्यान दीजिएगा ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये न्यूक्लियस है, ठीक ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप मेजर करोगे, ठीक ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करोगे, इट विल बी आर वैन डर वाल ऑफ क्लोरीन, ठीक ना। ये हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस ऑफ क्लोरीन, और ये हो जाएगा D डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। आपसे पूछा गया हाइड्रोजन का बताइए वैन डर वाल रेडियस इन HCl, तो ये हो जाएगा, ये मान लीजिए D1 है, D1/2। हाइड्रोजन का वैन डर वाल रेडियस जो हो जाएगा, इट विल बी D/2, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा ना, ये D हो जाएगा। यहाँ पर ये D2 लिख देते हैं हम लोग इसको, और ये आ जाएगा D2/2, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, लिख लीजिए। ये सब इतना डिटेल में जानने की जरूरत तो नहीं है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है ना, कि जिस भी मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है, वो वैन डर वाल रेडियस आप क्या करोगे, उसको सॉलिडिफाई करोगे, और उन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो इट विल बी वैन डर वाल रेडियस ऑफ दैट एटम, ठीक ना। इसको लिख लीजिए भाई। अच्छा,
अब आगे लिख लीजिएगा बच्चों, पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस, पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक ना, पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे कि मतलब ये किस तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है पीरियोडिक टेबल में। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक ना, टॉप टू बॉटम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, आवाज कट रहा है क्या मेरा? नहीं सर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, तो टॉप टू बॉटम कोई भी प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करना है, आप क्या कंसिडर करोगे? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के हेल्प से आप चीजों को क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। तो टॉप टू बॉटम जो होता है ना, यहां पर लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ सेल, सॉरी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ये होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। लेकिन ये वाला फैक्टर आप लगाओगे तभी जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो, ठीक ना। तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल क्या करता है? इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा? टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करेगी, ठीक ना। तो ये है, इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा बच्चों, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, है ना, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, जेड इफेक्टिव। आप लोग जानते हो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितना तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक ना। ये है भाई, तो यानी अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, है ना। टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज इंक्रीज करेगी, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ऐसा है, लेकिन इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस हैं, तो पहले आप इसको लिखिए और उसके बाद में हम एक्सेप्शन को डिस्कस करते हैं। जल्दी से बच्चों लिखिए तो। हो गया सर। वाह। अब आगे लिख लीजिएगा बच्चों, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, ठीक ना। तो बच्चों मैंने क्या बताया, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करती है? डिक्रीज करती है। लेकिन अगर हम लोग पीरियड 1 की बात करें तो पीरियड 1 में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम की हम लोग बात करेंगे। इन दोनों में देखो, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कैसा होना चाहिए था? डिक्रीज करना चाहिए था, तो ऐसा होना चाहिए था, बट ये ऑर्डर गलत होता है एटॉमिक रेडियस का। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन से बड़ा होता है हीलियम। क्यों हीलियम बड़ा होता है? मतलब इसका एटॉमिक रेडियस, क्योंकि मतलब इसका एटॉमिक रेडियस क्यों बड़ा होता है? क्योंकि हीलियम में क्या होता है, ओनली वैंडर वॉल रेडियस डिफाइंड होता है, ठीक ना। मैंने बताया था ना कि नोबल गैस के लिए वैंडर वॉल रेडियस ही डिफाइंड होता है, ठीक ना। तो इसकी वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक ना। ये वाला करेक्ट हो जाएगा, समझ गए? बोलिए भाई, पढ़े होंगे आप लोग बोर्ड वाले में भी। अब जैसे मान लीजिए हम लोग पीरियड 2 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पीरियड 2, तो देखिए यहाँ पर होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ऐसे करके है। अब मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? साइज डिक्रीज करेगी,
तो भाई ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ऐसे, है ना, ऐसे होना चाहिए था। सब कुछ ठीक है बच्चों, बट ये लास्ट में थोड़ा सा गलती है। नियॉन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, वैंडर वॉल रेडियस ये सबसे बड़ा होता है इन पीरियड 2, समझ गए। तो हर केस में ऐसा होगा, हर एक पीरियड में नोबल गैस सबसे बड़ी होगी और उसके बाद में सारी चीजें ऑर्डर को फॉलो करेंगी। यहाँ पर आर्गन पहले आ जाएगा और उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में सोडियम हो गया, उसके बाद में मैग्नीशियम, लिख लीजिए बच्चों, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक ना, ये है। हो गया बच्चों, लिख लिया आप लोग? हाँ सर। सर देख, वाह, लिखिए बच्चों। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, देखिएगा आप लोग इसको लिखिएगा जरूर, आपको आसान लगेगा। देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। लिथियम के बाद में आता है बच्चों बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, अरे बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरियम के नीचे होता है बच्चों रेडियम, बट रेडियम इज रेडियो एक्टिव, तो हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें ध्यान से देखना, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ध्यान से देखना भाई, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में साइज विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक ना। साइज जो होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन इंक्रीज करेगी। यहां से हम लोग यहां पर जाएंगे, साइज विदाउट एनी एक्सेप्शन इंक्रीज करेगी। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अब देखो, हाँ बेरिलियम जो होता है ना, अब मैं इसमें साइज का ऑर्डर थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए सबसे छोटा होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में आता है लिथियम, और लिथियम से बड़ा होता है मैग्नीशियम, ठीक ना। मैग्नीशियम से बड़ा होता है सोडियम, और सोडियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि देखिएगा कई बार बुक वगैरह में देखोगे ना, तो आप लोगों को आगे पीछे करके वैल्यू दी गई है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि बहुत जगह पर डिफरेंट डिफरेंट मतलब टॉप कोचिंग के मटेरियल्स में भी अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में लिखा गया है, उसमें से जो मेरे को अच्छा लगा है या टॉप लोग जो फॉलो करते हैं वही वाला मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक ना। तो ये है, आप लोग पूरा डेटा वगैरह याद करने की जरूरत मतलब मत कीजिएगा, ना सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो लिखवा रहा हूँ सिर्फ वही उतना पढ़ लीजिए, आपको पूरा मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग ऐसा मत सर्च करना शुरू कर देना कि नहीं इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है। आप 2-3 बुक में देखोगे ना अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ये चीज है, आप दूसरी बुक को ज्यादा मत फॉलो कीजिएगा, जो लिखवाया गया है वही चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा बस, ठीक ना। तो यहाँ पर जो बेरिलियम जो है ना ये स्मॉलेस्ट है, ठीक ना, ये स्मॉलेस्ट है, इसकी साइज सबसे कम है, ठीक ना। और ये क्या है, सीजियम जो है ये लार्जेस्ट है। जल्दी से बच्चों मीटिंग होने वाला है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताया, आगे लिख लीजिएगा। एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक, या तीसरा पॉइंट
ज्वाइन ठीक करके लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक लिख लीजिए, एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक। ठीक ना बच्चों, मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ मीटिंग, आप लोग ज्वाइन कीजिए तुरंत।